हेलो गाइस, मैं शकील सर आपके लिए आईटी जैम के 2019 के पेपर के सॉल्यूशन लेके आऊँ जो कि आपको जो कि 2021 में जो पेपर होने वाला है उसको आपको सॉल्व करने में कुछ हेल्प करेगा। आपको पेपर के पैटर्न्स के बारे में भी समझ में आएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक के सॉल्यूशन सॉल्व बताए हैं, वो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें मैं आपसे 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आईटी जैम के। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे 4 ऑप्शन दे रहा है। जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए आपको जो आउटपुट देगा उसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन में कौन सा सही मैच करता है। देखिए, इसमें आपको एक तरीका होता है ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करना, बट इसमें ट्रुथ टेबल इतनी लेंदी हो जाएगी बिकॉज एक्स वाई जेड के लिए अगर आप 0 1 करके पुट करोगे तो यू हैव 8 है ना डेटा, एंड दिस इज़ वेरी टफ टास्क कि आप पहले एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू निकालो फिर उन डेटा पे चेक करो। तो इसका एक तरीका और है जिसमें हम लोग इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से समझना, पक्का है, समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर कट मैं आपको समझाऊंगा सॉल्व करके। देखिए x ये आ रहा है, y ये आ रहा है, और क्योंकि ये एंड गेट है, ये एंड है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x इंटू वाई मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये z आ रहा है और ये वाला y इसके साथ अटैच हो रहा है और ये और है, तो ये हमको देगा y प्लस जेड देगा। और फिर अब ये देखो ये y प्लस जेड इसमें आके जुड़ रहा है और ये x वाला इसके साथ आ रहा है, देख रहे हो ये। तो यानी ये जो हमको देगा, ये हमको देगा x y प्लस जेड देगा, और ये जो है ये देखो y प्लस जेड भी इसी के साथ आ रहा है और ये y वाला इसके साथ आ रहा है, यानी ये डेटा आपको देगा y, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, y प्लस जेड। उसके बाद अब ये देखो ये डेटा ये वाला आउटपुट इसमें गया, ये आउटपुट इसमें गया, ये वाला आउटपुट इसमें गया और ये वाला आउटपुट इसमें गया, यानी यहाँ पे तीनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, वाई इंटू वाई, तो 0 इंटू 0 हमेशा 0 होगा। अब वाई इंटू वाई तो वाई ही होगा ना, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस, इसको आप ऐसे लिख लो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस ये देखो वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा और यहाँ वाई जेड, वाई कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 आएगा यहाँ पे प्लस जेड। अब जेड के साथ अगर 1 जोड़ रहे हो, जैसे हमने, अब ऐसे समझो कि जेड की वैल्यू मैंने 0 रखी तो 0 प्लस 1 1 ही होगा, और 1 रखी तब भी 1 ही होगा। इसका मतलब 1 प्लस जेड 1 ही होगा, तो इसका मतलब वाई और 1 प्लस जेड 1 होगा, तो वाई बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान से समझना। उसके बाद ये वाई हो जाएगा, इसको इसके साथ कर लेना, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई, तो वाई कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो वाई बचेगा। अब इसका इसके साथ कर लो, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो इसमें फिर से वाई कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 होगा, तो फिर से वाई बचेगा, तो वाई प्लस एक्स जेड बचेगा। फिर से समझ लो, देखो इसमें आप वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 1 आएगा, तो एक्स प्लस 1 तो 1 ही होगा ना, तो वाई बचेगा, तो वाई प्लस एक्स जेड। फाइनली आंसर आपका क्या होगा, वाई प्लस एक्स जेड। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका सही है वाई प्लस एक्स जेड, बी ऑप्शन सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, जल्दी बताइएगा, एकदम क्लियर कट मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, तो आई होप क्लियर होगा। ये डालते हैं सेकेंड 17th क्वेश्चन इसमें है। 17th क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, देखिए आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। 17th क्वेश्चन पूछा है, रेड स्टार हैविंग रेडियस टी आर, एक रेड स्टार है उसका टेम्परेचर टी आर है
और रेडियस टी आर, रेडियस आर आर है, और एक ये रेड स्टार के लिए, और वाइट स्टार के लिए टी डब्ल्यू दिया है और रेडियस उसका है, उस स्टार का रेडियस है आर डब्ल्यू, ये वाइट के लिए। तो आपसे 4 ऑप्शन दिया है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक चीज़ आप समझो, और हाँ इसमें एक डेटा और दिया है कि रेडिएट द सेम टोटल एनर्जी, मतलब बोथ स्टार रेडिएट सेम टोटल एनर्जी, सेम टोटल एनर्जी। अब एक चीज़ आप बताओ कि अगर ये सेम टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो इस, और जैसा कि हम जानते हैं स्टीफेंस के बोल्ट्जमैन लॉ से, एक सेकंड, जैसा कि हम जानते हैं स्टीफेंस के बोल्ट्जमैन लॉ से दैट जैसा कि हम जानते हैं स्टीफन के बोल्ट्जमैन लॉ से, हाँ जैसा कि हम जानते हैं स्टीफन के बोल्ट्जमैन लॉ से क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि द टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द स्टार की पावर 4 के, टेम्परेचर ऑफ द स्टार की पावर 4 के, ठीक है। तो अगर ये हमको पता है तो इसको जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज सिग्मा टी की पावर 4, तो ये एक अलग चीज़ है। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, अच्छा अगर हम ये कह रहे हैं एनर्जी रेडिएटेड बाय द स्टार पर यूनिट एरिया ऑफ द स्टार इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टार, सो फॉर अगर हम पूरा स्टार टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4 इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं बोलो, क्योंकि पर यूनिट एरिया तो उस स्टार अगर एक स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा इतना, तो इतना इंटू इतना हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको ये लेके चलना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है, दूसरा कॉन्सेप्ट वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू द वीन डिस्प्लेसमेंट the wavelength of the light is inversely proportional to the temperature. It means as we increase the temperature of the surface of any substance, the wavelength which is radiated by that star या that body is decreasing. इसको lambda m लिखते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ की जो लाइट निकल रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी की जिस वेवलेंथ की लाइट निकल रही है वो डिक्रीज़ करता जाता है। और इसके लिए आपको पता होगा कि हम लोग कुछ इस तरह का बनाते हैं ना, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। ये टेम्परेचर अगर T1 है, ये टेम्परेचर अगर T2 है, तो T1 मस्ट बी ग्रेटर दैन T2। तो ये डेटा हम लोग को मिलता है। अब देखो ये 2 चीज़ से हम इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला तो हमको दे दिया कि सेम टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, अगर इसको कांस्टेंट मान के चलो तो T फॉर रेड स्टार की पावर 4, R फॉर रेड की स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए, मतलब अगर कांस्टेंट को माइनस के डिवाइड हटा दो तो T W का पावर 4 R W की पावर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दे रहा है कि दोनों सेम टोटल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। पहला तो ये समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमसे कह रहा है, अच्छा बताओ अगर हम एक रेड आयरन ले लें, उसको खूब गर्म करते जाए, तो हम क्या देखते हैं कि पहले वो रेड दिखता है, रेडिश कलर दिखता है, और गर्म करें तो वो येलो, फिर उसके बाद थोड़ा वाइटिश कलर दिखता है। इसका मतलब है अगर वो वाइट स्टार है, इसका मतलब वो सभी वेवलेंथ की इक्वल इंटेंसिटी की लाइट निकाल रहा है, मतलब विबग्योर जिसे बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वाइट वाला स्टार है वो ज़्यादा गर्म होगा। क्यों, क्योंकि वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज रेड से भी कम, बिकॉज हमें पता है विबग्योर में जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वेवलेंथ बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इस तरफ की तरफ वेवलेंथ शिफ्ट कर रहा है, और तब वो सभी वेवलेंथ की इक्वल इंटेंसिटी की लाइट निकाल रहा है। इस वजह से वो वाइट है। इसका मतलब है, इससे क्या आइडिया निकालोगे, इससे आइडिया निकालोगे कि द टेम्परेचर ऑफ वाइट स्टार मस्ट बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार। पहला तो ये आ गया। अब बताओ अगर ये इसके बराबर है
और ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब आर को बड़ा होना पड़ेगा आर डब्ल्यू से। बस इतना डेटा, तभी तो ये इसके बराबर हो सकता है। बस ये डेटा लेना, अब आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों जहाँ का सही बैठ रहे हो। टी डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, टी डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए, आर बड़ा होना चाहिए, यानी बी सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा ये पूरा। तो आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्सेप्ट को देना था और विंड डिस्प्लेसमेंट को, और इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। रफ कर रहे हैं। वाइट स्टार इज मोर हॉटर देन रेड स्टार, है ना? चलो, द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड दिया है, वेरीज एज रो इज इक्वल टू दिया है 3x किलोग्राम पर मीटर, ये दिया है। और आपसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है ऑफ द रॉड। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको दे दिया है 2 मीटर, और कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट दिस एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इज एट द टिप ऑफ दैट रॉड। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा सेक्शन काट लो ऐसे, और इस सेक्शन की यहाँ से लेंथ मान लो x, मतलब डिस्टेंस मान लो x है, और इसकी विड्थ मान लो dx है, और इसका जो सेक्शन आपने काटा है इसका मास मान लो dm है। तो हम कह सकते हैं द डेंसिटी ऑफ दैट रो इज इक्वल टू dm अपॉन dx। यही तो होगा रो, dm अपॉन dx, और रो कितना है 3x के बराबर, तो 3x इज इक्वल टू dm अपॉन dx। तो dm बराबर क्या हो जाएगा 3x dx। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरा, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर द कंटिन्यूअस बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, इसका मास कितना है dm, और इसकी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है x, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको dm को अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो पूरा रॉड कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो। और dm को क्या लिख सकते हो 3x dx, तो रख दो यहाँ पे 3x इंटू एक्स का स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया। इंटीग्रेट कर दोगे 3x क्यूब x क्यूब 0 to 2 dx, तो ये हो जाएगा 3x4/4 फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 to the 4, 4 to the 2 16/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। इसके आगे बस तो जो ऑप्शन सही है आप चेक कर लो। आई होप बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 19th क्वेश्चन है। देखो 19 क्वेश्चन सिंपल है, आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। देखो पीएन जंक्शन को जब हम पीएन जंक्शन को देखो, जब हम पी, जैसे ये मान लो एक है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है। अगर पी टाइप है तो इसका जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के पास होता है। इसी तरह से मान लो ये अगर एन टाइप है, ये पी टाइप है, और एन टाइप अगर है तो ये कंडक्शन बैंड का लेवल है, ये वैलेंस बैंड का लेवल है, तो इसका फर्मी लेवल इसके पास होगा। और फिर जब हम जंक्शंस करते हैं और एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, मतलब डिफ्यूज़न होता है फ्रॉम द एन टू पी, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन दे आर डिफ्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी एंड पी टू एन, जब ये सब हो जाता है, एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इस्टेब्लिश होने के बाद इसका जो फर्मी लेवल होता है वो दोनों का सेम आ जाता है ना। At in the condition when we make junction between P and N, the Fermi level of both the element is same। तो अब इसका वैलेंस बैंड तो यहाँ आएगा, कंडक्शन बैंड यहाँ आएगा P टाइप वाला, और इसका कंडक्शन बैंड यहाँ आएगा, वैलेंस बैंड यहाँ आएगा। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और फिर ये इस तरह से बेंड हो जाता है इसका लेवल्स। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ, और इस तरह से ये होता है। ठीक है, ये क्लियर है।
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये तो तब है जब हमने कोई भी बाइसिंग नहीं की है। विदाउट बाइसिंग देयर फर्मी लेवल्स आर सेम। जब अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन wants to go from conduction band from n side to p side, but they have some potential barrier of this. So to cross this barrier we have to apply some potential. So when we give this pn junction in forward bias, means फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे इसको बैटरी लगाई तो इधर प्लस दे दो, इधर माइनस दे दो, मतलब पी साइड वाला प्लस, एन साइड वाला माइनस, मतलब पी साइड वाला हाई वोल्टेज और एन साइड वाला लो। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा ताकि ये बैरियर कम हो जाए और इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली ट्रांसफर टू द पी साइड। बस ये अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो कभी भी गलती नहीं करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस दे रहे हैं तो ये लेवल ऊपर उठ जाएगा, तो ये लेवल कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैं यही बना दूँ क्या? चलो यहाँ पे थोड़ा देखो, ये लेवल वैसे ही मान लो, इसको मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल वैसे ही रहेगा और ये लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे ये कंडक्शन बैंड हो गया, थोड़ा सा ये भी उठ जाएगा, ये बैलेंस बैंड हो गया, तो ठीक है। अब थोड़ा सा बैरियर कम हो जाएगा और ये देखो फर्मी लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। तो ये जो बैरियर होता है वो पहले से कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देख लो ये फर्मी लेवल ऊपर उठेगा, ये बैरियर घट जाएगा, ये ऊपर उठता है, बैरियर घट जाता है। अगर हम रिवर्स बायस देंगे तो ये और नीचे आ जाता है और इस तरह से होता है। इसी का उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ये नीचे आ जाएगा जब पॉजिटिव पोटेंशियल दोगे, तो भी वही चीज़ बनेगा। तो अल्टीमेटली आपको बैरियर घटाना है तो आप चेक कर लो किस में बैरियर घट रहा है, वही आंसर कर दो, ठीक है। सो द आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए में अगर आप देखोगे तो उसमें बैरियर फर्मी लेवल एन साइड का ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो इसके बाद है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है the work done to increase the speed of an electron from c/3 to 2c/3। देखो ये रिलेटिविस्टिक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई, c/3 to c/3, तो therefore the electron is relativistic, therefore we have to use the formula as relativistic formula। तो relativistic formula क्या होगा? relativistic formula होगा that is total energy, that is mc स्क्वायर बराबर रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा that is mc स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द m। क्या है? m इज़ द मोशनल मास, तो यू कैन राइट m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर into c square minus m naught c square। so you can write it m naught c square बाहर ले लो तो 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। सो ये आ जाएगा। अब आपसे देखो, आपको पता है द वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वेलोसिटी आप यूज़ कर सकते हो, देयरफॉर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी एफ का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, माइनस कर दोगे एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। तो दिस इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज़ इक्वल टू द वर्क डन। तो ये आ जाएगा। अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आपको आधा आपको कैलकुलेट करना है, मैं आपको आंसर बता दूंगा।
तो एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये जब इससे माइनस करोगे तो 1 1 कट जाएगा, तो फाइनली आपका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी एफ का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी आई का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला टाइप का आ जाएगा। अब इसको यूज़ कर लेते हैं, तो मैं ऊपर ऑफ करके यूज़ करता हूँ। देखो इसमें आराम से वी एफ कितना दिया है, वी एफ दिया है 2c/3 और v इनिशियल दिया है c/3, रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर ब्रैकेट में। देखो वी एफ की जगह 2c/3 रखोगे, 2 2 ज़ा 4 सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 9, तो सी स्क्वायर कट जाएगा, तो 4/9 आएगा यहाँ पर, और 9 माइनस 4 करोगे तो 5 आएगा, और 9 का अंडर रूट ऊपर जाएगा तो 3 आएगा, तो 3/√5 आएगा। ये क्लियर होगा आई होप। माइनस आप करके देखना, कैलकुलेशन आ जाएगा। वी एफ की जगह बस क्या लिखना है 2c/3। इसी तरह से वी आई की जगह जब c/3 रखोगे तो सी स्क्वायर बाई 9 होगा, तो सी स्क्वायर कट जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, ऊपर जाएगा तो 3 होगा, 3/√8 होगा, तो 2√2 लिख सकते हो इसको। तो ये आ जाएगा 3m0 सी स्क्वायर बाई 1/√5 माइनस 1/2√2। तो कैलकुलेशन है, आप करना। देखो m0 सी स्क्वायर की मैं बताता हूँ वैल्यू कैसे रखोगे। आपको दिया क्या है, रेस्ट मास एनर्जी दिया है, तो रेस्ट मास असल में एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.511 इंटू 10⁻³ किलो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आंसर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग कर लो और इंटू 3 करके लिख लो, बिकॉज मेगा होता है 10⁻6, 10⁻3 एक तरफ ले लो, 10⁻3 वाला इसके साथ ले लो, 3 वाला लोगे तो वो किलो में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 511 हो जाएगा, यानी मैं 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 511 ब्रैकेट में 2√2 माइनस √5 बाई 2√10 इंटू इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करना, ये वैल्यू बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 143.58 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस कि आखिर यूज़ कैसे कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ सीखो, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला। ठीक है ना, लेकिन बेसिक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, हाउ टू फाइंड द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, रफ करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है, देखो इसके बाद ये 21 में आपको दिया है, कह रहा है कि सीजियम एक CS प्लस है और Cl माइनस है, और सीजियम प्लस और Cl माइनस जो वैल्यू दे रहा है वो एक क्रिस्टल्स बना रहे हैं, जिसके क्यूब के कॉर्नर्स पर यहाँ क्लोरीन है, और इसके सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर ये सीजियम है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसका ब्रेवियस लैटिस क्या होगा। देखो अगर आप ध्यान से समझो तो लग रहा है कि ये बॉडी सेंटर्ड है, बट एज एन मॉलिक्यूल अगर हम देखें CsCl को, तो इसके में, इस यूनिट सेल में केवल एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो यू कैन से इट इज़ ए यूनिट सेल। दिस इज़ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 22 में आपसे देखो क्या कह रहा है, एक गामा रे फोटोन दिया है, और वो गामा रे फोटोन किससे टकरा रहा है, फ्रॉम ए सीजियम 137 सोर्स कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन। एक सीजियम क्लोराइड है, मतलब एक कोई सोर्स है जो गामा फोटोन इमिट कर रहा है, ये सीजियम है 137, और ये गामा फोटोन इमिट कर रहा है।
गामा फोटोन इमिट करके ये किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है और ऐसे गामा फोटोन गया, मान लो इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, टकराया, टकराने के बाद ये जो गामा फोटोन है वो स्कैटर हो जाता है किसी एंगल पर, ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है। तो लैम्डा डैश मिलता है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। तो ये क्लियर है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पटन शिफ्ट, मतलब कितना वेवलेंथ में शिफ्ट हुआ, दैट इज़ लैम्डा डैश वॉट एवर दैट ना, डेल्टा लैम्डा मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा लैम्डा कितना शिफ्ट हुआ, दैट इज़ लैम्डा अपॉन नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। तो फाई इज़ द कॉम्पटन शिफ्ट। आपसे एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल में शिफ्ट हो रहा है। तो डेल्टा लैम्डा आपको दिए रखा है, एक सेकेंड, डेल्टा लैम्डा आपको दिया हुआ है, 1 मिनट अगर हमको दीजिए आप तो। (2.426 × 10⁻²) इसको बोलते हैं 2.426। देखो इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्पटन वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ, इसको एच होगा, सॉरी एच, ठीक है। तो h अपॉन एम नॉट सी एंड दिस वैल्यू इज़ द कॉम्पटन वेवलेंथ एंड दिस इज़ कॉल्ड लैम्डा सी, और इसकी वैल्यू जो होती है 2.426 × 10⁻12 मीटर होती है। 2.426 × 10⁻12 मीटर होगी। और डेल्टा लैम्डा जो होगा, डेल्टा लैम्डा आपको दिया हुआ है 3.25 × 10⁻13 मीटर। तो आपसे 5 पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 3.25 × 10⁻13 बराबर 2.426 × 10⁻12 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। अब देखो -13 है तो इसको -1 -12 कर दो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। तो दिस वैल्यू इज़ 0.325 है ना, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 0.325 अपॉन 2.426 है ना, और ये 12 कट जाएगा तब बराबर 1 माइनस कॉस फाई। तो यहाँ कॉस फाई इधर ले आओ, तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.325 अपॉन 2.426। तो इसकी वैल्यू इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2.426 माइनस 0.325 अपॉन 2.426। तो इसको माइनस प्लस कर लो, तो 6 में 5 गया 1, 2 का 2 गया 0, 4 में 3 गया 1, 2.0101 2.426। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 0.86 लगभग ऐसे कुछ आती है। तो ये जो वैल्यू होती है वो लगभग √3/2 के बराबर है। यानी कॉस फाई अगर √3/2 है तो फाई किसके बराबर होगा, तो फाई जो है, फाई बराबर होगा 30 डिग्री के। तो आंसर क्या होगा, द स्कैटरिंग एंगल विल बी 30 डिग्री। देखो आपको ये याद रख लो, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉम्पटन वेवलेंथ एंड द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ, देखो आप निकाल भी सकते हो बिकॉज, हाँ तो गाइस, तो इसमें लैम्डा h अपॉन एम नॉट सी की वैल्यू वैसे भी आप निकाल सकते हो। h 6.67 10⁻34, एम नॉट 9.1 × 10⁻31, c 3 × 10⁸। अब वैल्यू पुट करोगे यही आएगा, तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे बेटर ये समझता हूँ कि उसकी वैल्यू आप याद कर लो, 2.426 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉल्ड द कॉम्पटन वेवलेंथ एंड फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ एंड यू कैन ईजिली फाइंड द डेल्टा लैम्डा, और आराम से हम लोग इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये क्लियर होगा यो। तो इसमें 22 तक हो गया, आगे देखते हैं। 23 में बात कर रहा है ये, 23 में कह रहा है ये फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहा है। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? ये एक्चुअल में जूल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, और जूल ने ये पाया था कि जब एक वॉल्व उसने लिया इस तरह से, और एक वॉल्व को एक ट्यूब के थ्रू जोड़ करके दूसरा बल्ब ले लिया ऐसे, और इसमें इसमें गैस भर दिया प्रेशर पर, और यहाँ वैक्यूम था, ये वैक्यूम था, ये वैक्यूम था, ठीक है। और इसको पूरे एक सिस्टम में रख लिया और इसके अंदर वाटर भर दिया, और उसने क्या इस तरह सेटअप तैयार किया ताकि कोई भी गैस हीट जो है, क्योंकि वो रिजर्वायर था तो कोई भी हीट इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, तो द हीट ट्रांसफ़र इज़ ज़ीरो, तो DQ ज़ीरो था। जैसे ही वॉल्व इसने हटाया यहाँ से, तो गैस यहाँ से यहाँ एक्सपैंड कर जाती है, और जब एक्सपैंड करती है तो दिस इज़ कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, बिकॉज वी डू नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, सो द वर्क डन इज़ ज़ीरो, work done is zero, there are no any friction involved in this, and we consider this gas is an ideal gas। तो ideal gas की क्या प्रॉपर्टी होती है? आइडियल गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो ऐसा नहीं हो रहा है इसमें कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा हो, तो कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, और इस कंडीशन में जब ये एक्सपैंड होगा तो उस कोई वर्क डन नहीं होगा। इस वजह से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गैस लॉ ऑफ इक्वेशन dq इज इक्वल टू du प्लस pd प्लस dw, तो dq इज जीरो, dw इज जीरो, सो du इज जीरो, therefore there are no change in internal energy। तो during the free expansion of ideal gas for an ideal gas the answer will be remain constant। तो इसका 23 का आंसर क्या होगा? remain constant। हाँ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व होता तो इसका आंसर फिर कुछ और होता, ठीक है, क्लियर है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स इन्वॉल्व होता तो DW जीरो ना होता, बिकॉज फिर इसको एक्सपैंड होने में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो अट्रैक्शन फोर्स हैं उसके अगेंस्ट जाना पड़ता, तो उसे बाहर के इन्वायरमेंट से हीट लेनी पड़ती, मतलब जो भी सिस्टम में है, तो इस वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी गिर जाती, और इंटरनल एनर्जी गिर जाती तो टेम्परेचर घटता। लेकिन फ्री एक्सपेंशन है, आइडियल गैस की कंडीशन में कोई भी टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है। आइडियल गैस है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि आपको एक PV क्या दे रहा है, एक ग्राफ दे दिया है PV के बीच में, P और T के बीच में ग्राफ दिया है, और ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रिपल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट दिया है, और ये ट्रिपल पॉइंट है। तो आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहा और प्रेशर लो भी रहा, तो भी सिस्टम को हम कितना भी कर लें वो हम उसको लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कंडीशन कहलाएगी, इधर वाली स्टेट क्या कहलाएगी? गैस स्टेट कहलाएगी। इधर वाली स्टेट क्या कहलाएगी? गैस स्टेट कहलाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो वी कैन चेंज इट बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज़ करोगे तो वेपर में रहेगा। तो ये वाला जो स्टेट है वेपर, देखो वेपर और गैस में इतना ही अंतर होता है कि अगर हम किसी गैस को वेपर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको हम प्रेशर लगा करके लिक्विफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रेशर लो है तो अभी वो वेपर में है, लेकिन प्रेशर हाई करोगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा। अगर टेम्परेचर और डिक्रीज़ कर दो, प्रेशर और डिक्रीज़ कर दो, तो ये अब वो सॉलिड में हो जाएगा, मतलब कंडेंस्ड हो जाएगा। तो दिस इज़ द सॉलिड्स एरिया। तो दिस इज़ सॉलिड एरिया, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो गैस, वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गैस, वेपर, लिक्विड, दिस। तो बी आंसर ऑप्शन से। क्लियर है ना? सोचना फिर से, आप समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद है, ये दो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से था। इसके बाद है एक डिस्पर्सिव मीडियम दिया है।
डिस्पर्सिव मीडियम का क्या मतलब होता है? प्रोपोगेट थ्रू ए डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसमें जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी। एंड देयरफॉर द थर्ड क्वेश्चन इज 25 में एन लेमडा दिया है 1.5 प्लस 0.6 लेमडा। तो आपसे ग्रुप वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाई डी के। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किसी तरह से इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है सी के बाई ओमेगा के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। सो यू कैन राइट इट सी के बाई ओमेगा। एंड लेमडा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई सी बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा दिस इज़ 1.5 प्लस 0.6 इंटू 2 पाई सी बाई ओमेगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो सी के बराबर 1.5 ओमेगा प्लस 0.6 इंटू 2 पाई सी हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो सी हो जाएगा 1.5 डी ओमेगा बाई डी के हो जाएगा, और यहाँ के है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो डी ओमेगा बाई डी के क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सी बाई 1.5 आ जाएगा। सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 बाई 1.5 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे 0 लिखोगे 2 जाएगा, तो 2 × 10 की पावर 8। तो आपको आंसर 10 की पावर 8 के मल्टीपल में बताना था, तो आंसर क्या होगा 2। और यही क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दे रहा है 26 में कह रहा है कि एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस में जो वेव एक सिंगल स्लिट होती है, जो वेव आती है वो प्लेन वेव फ्रंट होती है, बिकॉज वेव बहुत दूर से आ रही होती है, पैरेलल वेव होती हैं। तो पैरेलल वेव है तो वेव फ्रंट कैसी होगी, वो प्लेन वेव फ्रंट होगी। और यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन पे हमको कुछ इस तरह से मिलता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, देन आफ्टर मिनिमा, देन सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे ऐसे कम होता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मिनिमा पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इसकी जो मिनिमा की पोजीशन होती है, उसका जो एंगुलर पोजीशन थीटा अगर है, तो इसको हम साइन थीटा के टर्म में भी लिख देते हैं। तो दैट इज़ इक्वल टू एन लेमडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो ए क्या है, ये है, ये ए है। ए विड्थ ऑफ द स्लिट है, तो विड्थ आपको दिया है, तो एन लेमडा बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। तो लेमडा क्या है, लेमडा दे रखा है 0.630 माइक्रोमीटर, और ए दे रखा है 10 माइक्रोमीटर। देखो अगर हम लेमडा बाई ए अलग से पहले निकाल लें इसमें, तो लेमडा बाई ए हो जाएगा 0.630 माइक्रोमीटर अपॉन 10। तो ये माइक्रोमीटर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर 0.0630। अब अगर हम देखें कि देखो अब क्या हो सकता है कि इस कितने मिनिमा बन सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो इसके कितने मिनिमा बन सकते हैं, जब ये थीटा अगर π/2 हो जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो इतने मिनिमा बन, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता। इसका मतलब साइन थीटा जब 1 हो जाएगा तो देन दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम। तो कुछ ऐसा इससे मल्टीप्लाई कर दो, मान लो हमने इसको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 1 आ जाए। तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/1/0.0630। इसको सॉल्व करोगे तो अगर 15 से मल्टीप्लाई, सही है ना ये? तो यहाँ पे 15 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वैल्यू विल बी 15 आएगी, है ना? तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 15 आएगी। इसका मतलब 15 जो है वो इसका आंसर होगा। इसका मतलब कितने मिनिमा बन सकते हैं 15 से ज़्यादा 16 चले जाओगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो 16वां मिनिमा हमको नहीं दिखेगा। सो द मिनिमम मैक्सिमम विल बी 15, तो मैक्स, है ना? इस इतने मिनिमा बनेंगे इसमें। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे करते हैं। 26 है
कौन सा क्वेश्चन था? 26 हो गया, 20, हाँ 6 हो गया, तो 26 का आंसर होगा 15, डी ऑप्शन सही है। 27 पे आते हैं। 27 में आपसे क्या कह रहा है? 27 में आपको कह रहा है कि अगर एक कैपेसिटर है वो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ सर्किट होगा, ऐसा कुछ है ना, और इसके थ्रू ऐसे चार्ज वार्ज हो रहा है, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। और इसको अगर हमें करंट निकालना है तो टेक डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, टी की रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो तो इंटू माइनस 1 बाई आर सी हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट बाई आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये हो जाएगा आई। तो इसको हम लोग लिखते हैं आई बराबर आई नॉट, ये मैक्सिमम करंट है, एंड दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। So this is the current equation, this is the charge equation. So if we want to make graph between IQ and T and I and T, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ खुद से बना सकते हो, इधर T लिख दो, इधर Q लिख दो, तो अगर आप देखो तो T अगर 0 लिख दोगे तो 0 तो T की पावर 0 यानी 1, 1 में से 1 गया 0 यानी Q 0 हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम t और i के बीच में बनाएंगे तो t बराबर 0 यानी 1, तो i बराबर आई नॉट, तो i बराबर आई नॉट, t बराबर इन्फाइनाइट e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 1 बाई ई की पावर इन्फाइनाइट, 1 बाई ई की पावर इन्फाइनाइट 1 बाई इन्फाइनाइट, ऊपर जाएगा 0, तो ये 0, यानी t इन्फाइनाइट पे वैल्यू 0 होगी, तो ये ग्राफ इस तरह से होगा। तो इन दोनों में आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन राइट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसका। क्लियर है? 27 क्लियर होगा आई होप। 28 में आपसे कह रहा है 28 देखो आपको ध्यान से करना पड़ेगा एक एक चीज़। 28 में कह रहा है कि इन 4 इक्वेशन दिए, 4 ऑप्शंस दिया है आपको, और इन 4 ऑप्शंस में आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल वो नहीं होगा जिसका डाइवर्जेंस 0 होगा, बिकॉज मतलब डाइवर्जेंस जिसका 0 नहीं होगा वो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कभी भी मोनोपोल नहीं होती। मोनोपोल होगी तब वो अपने पॉइंट पर, जैसे मोनोपोल होगी तो वो निकलेगी फील्ड बाहर की तरफ, तो वो डाइवर्ज होगी। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी मोनोपोल नहीं होती है, वो डाइपोल्स बनाते हैं, तो वो हमेशा एक पॉइंट से निकलता है और दूसरे पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है, तो वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होता। इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इज़ ऑलवेज 0। इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स बी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई बी वाई प्लस डेल ओवर बी जेड, ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो अब एक एक करके इक्वेशन में रखते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, आप मैच कर लेना फिर आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा आंसर गलत है। तो फर्स्ट दिया है 3x स्क्वायर z स्क्वायर x कैप माइनस 2x z क्यू z कैप, ये दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको देखो x कैप है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 2 ज़ा 6xz स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x कैप 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे y है नहीं, z है, तो z का करोगे 3 2 ज़ा 6xz स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो यानी ये सही है। सेकंड आ जाओ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपसे कह रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन दे रहा है -2x y x कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर y कैप प्लस 2
एक्स टू वाई जेड माइनस जेड क्यू बाई 3 जेड कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो देखो, ये देखो एक्स कैप है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो -2y हो जाएगा। ये वाई कैप है तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये जेड कैप है तो इसको जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y हो जाएगा -3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर अपॉन 3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो -z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2y माइनस 2y कट जाएगा तो 0, यानी ये भी पॉसिबल है। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में दे रहा है कि बी है एक्स जेड प्लस 4y एक्स कैप माइनस वाई एक्स क्यूब वाई कैप प्लस एक्स क्यू जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 जेड कैप। सॉल्व करो इसको देखो, एक्स कैप है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो 0 हो जाएगा तो +0, माइनस इसको वाई कैप है तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस जेड कैप है तो जेड कैप के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, -2z स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कट जाएगा तो z बचेगा, 2z स्क्वायर है तो 2z हो जाएगा ना, 2z 2 कट जाएगा तो z बचेगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ z बचेगा, तो ये z से ये z, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा तो बराबर 0। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में तो यानी तीनों सही नहीं है तो डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट चेक कर लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन में दे रहा है b = -6xz एक्स कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर वाई कैप। एक बार x के रिस्पेक्ट में करो, x कैप है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -6z प्लस वाई कैप है तो y के रिस्पेक्ट में करोगे 3z स्क्वायर। तो देखो ये इससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ये पॉसिबल फील्ड नहीं है। समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लो। समझ में आ गया? आप सब निकाल के देख लो तो ए भी सही हो रहा है, 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यानी ये सब सही है। लास्ट वाला डाइवर्जेंस 0 नहीं हो रहा है, सबका डाइवर्जेंस निकाला गया है ना, तो वो 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक सेकेंड यार, देखो 29 में आपसे क्या पूछ रहा है। 29 में देखो आपको इक्वेशन दिया है x = 5 cos 8πt, y दिया है 5 sin 8πt और z दिया है 5t। तो देखो एक तरीका ये है कि अगर हम इसको इसका स्क्वायर करके जोड़ दें तो x² प्लस y² बराबर 5² cos स्क्वायर दिस प्लस 5² साइन स्क्वायर दिस, दोनों सेम है तो cos² प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 5² आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की है। इसका मतलब है कि अगर हम xy प्लेन देखेंगे, इधर x लिखें इधर y लिखें, तो xy प्लेन में ये जो पार्टिकल है वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे ना, जिसकी रेडियस 5 है, और साथ ही साथ z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन क्या है इसके परपेंडिकुलर, ये z डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? लीनियरली जा रहा है 5t से, है ना। तो लीनियरली अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये ऐसे मोशन कर रहा है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में? z डायरेक्शन में। यानी ये कुछ ऐसा शेप बनाते हुए आगे बढ़ेगा।
समझ रहे हो? तो ये कैसा शेप होगा, ये हेलिकल शेप होगा। हेलिकल समझते हो, जैसे डीएनए होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे। तो ये कैसा शेप बनाएगा, हेलिकल बनाएगा। तो आंसर जो ट्रैजेक्टरी होगी पार्टिकल की वो कैसी होगी, हेलिकल होगी। क्लियर है? सो द आंसर विल बी सी। ये क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये हेलिकल क्यों है ना, ये ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा तो ये हेलिकल शेप ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि Z 5T है तो वो आगे बढ़ेगा ऐसे 5T लीनियर होगा, और ये दोनों सर्कुलर होगा, तो इस तरह से। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है, एक बॉल है जिसका मास m है, और ये m मास की बॉल किसी वाटर में नीचे की तरफ गिर रही है, जिस पे एक ब्योंस फोर्स को निगलेक्ट किया गया है, जिस पे नीचे की तरफ mg लगेगा, और जब वो नीचे की तरफ गिरेगी तो एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा। ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। मतलब क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ज़्यादा, तो फोर्स की वजह से नीचे वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ लगने वाला विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लगने वाला mg और ऊपर की तरफ लगने वाला मैक्सिमम विस्कस फोर्स लगेगा। एट दैट टाइम मैक्सिमम विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा mg के, और जैसे ही mg के बराबर होगा, इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा माइनस mg वो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में इस पार्टिकल पर टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो इस नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसके बाद अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ इफ देयर आर नो एनी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी दैट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। सो आफ्टर दैट ये मैक्सिमम वेलोसिटी से फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको क्रिटिकल, इसको टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हैं, और वो उस टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो इसके लिए मुझे एक इक्वेशंस फाइंड करनी है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, किसी भी बीच कंडीशन में आप मान लो यहाँ पे कहीं है और इस समय नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ kv लग रहा है। k क्या है, क्योंकि F जो विस्कस फोर्स है वो v के प्रोपोर्शनल है, तो एक कांस्टेंट ले आओ, दैट इज kv। ठीक है, तो ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ, ma। तो हम लिख सकते हैं mg माइनस kv। यहाँ से यहाँ तक के दौरान तो mg हमेशा बड़ा होगा ना, तो mg माइनस kv इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो यहाँ से a क्या लिख सकते हो, a को लिख सकते हो m dv बाई dt। ठीक है, तो इस पूरे को नीचे ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो dv m बाई mg माइनस kv बराबर dt है ना। टेक इंटीग्रेशन, बिकॉज हमें v का फंक्शन बनाना है, तो टेक इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt है, तो फ्रॉम जीरो टू कितना टाइम, t टाइम तक। इस समय वेलोसिटी जीरो थी इनिशियली, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या होगी, मान लो यहाँ v हो गई, तो ये लिख दिया क्वेश्चन। m को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा जीरो से v dv बाई mg माइनस kv बराबर t हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, मान लो कि mg माइनस kv बराबर है p, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो माइनस k dv बराबर हो जाएगा dp। लिमिट रख दो, जब p जीरो है, जब v जीरो है, जब v जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो p किसके बराबर हो जाएगा, जब v जीरो है तो p mg के बराबर है ना, और जब v के बराबर है तब p किसके बराबर है, mg माइनस kv। तो लिमिट क्या हो जाएगा, mg माइनस kv। तो मैं इतना रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, यहाँ तक रफ कर रहा हूँ, इतना आप नोट कर लो ऊपर तब तक, तो मैं इतना रफ कर दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, बट धीरे धीरे आप ध्यान से समझोगे तो ऐसे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी में इजी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ लो। फिर उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m लिमिट, अब लिमिट भी चेंज हो गई, mg माइनस kv है ना, और यहाँ पे dv की जगह क्या हो जाएगा, -1/k dp हो जाएगा।
और इसको मैंने क्या मान लिया था p, तो दिस p हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एम बराबर टी हो जाएगा। तो माइनस एम, ये देखो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एम बाई के बाहर आ जाएगा। डी पी बाई पी का डी लॉग पी हो जाएगा, लॉग पी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, एम जी से एम जी माइनस के वी हो जाएगा बराबर टी हो जाएगा। तो माइनस एम बाई के हो जाएगा, लॉग जब लिमिट रखोगे तो एम जी माइनस के वी बाई एम जी हो जाएगा बराबर टी हो जाएगा। तो नीचे मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। बस ये ख़त्म है, सिंपल है, इसको मैं पूरा रफ करता हूँ। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो लॉग एम जी माइनस के वी बाई एम जी बराबर माइनस टी के बाई एम। तो एम जी माइनस के वी बाई एम जी बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस टी के बाई एम। तो एम जी इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो के वी बराबर आ जाएगा एम जी ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर टी के बाई एम। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा एम जी बाई के 1 माइनस की पावर टी के बाई। तो ये ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल है तो ग्राफ अब ध्यान से समझो। देखो जब ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, उसके बाद तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, क्यों, आफ्टर दैट एफ मैक्स विल बी इक्वल टू एम जी। तो फिर वेलोसिटी में रिजल्टेंट फोर्स 0, तो वेलोसिटी बढ़ना रुक जाएगी। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, 0 पर 0 है, और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज़ कर रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रही है। तो ये ग्राफ ऐसे होगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन डी सही है। देखो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में देखो ये थोड़ा सा ग्राफ कर्व होता है, तो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना रहे, तो पहला ऑप्शन देखो स्ट्रेट बना कर फिर ऐसे किया है, तो वो गलत है। दूसरा तीसरा साफ साफ गलत दिख रहा है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट। क्लियर है बच्चा? तो आपको ये 30 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं आईआईटी जैम के, आई 2019 के, जो कि आपको देखिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जो है 30 के आगे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस 30 में से जो हमने 16 से 30 तक के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं आपसे, उसमें से आपको कौन सा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। तो जब नेक्स्ट वीडियो मेरी 31 से और जो आगे फर्दर प्रॉब्लम्स पे आएंगी, उसमें मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने जो भी प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस किए हैं, मेरा कोशिश रही है कि मैंने बहुत डिटेल में उस पर बाद में बात की है। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, और उसको मैं बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस आप उसको नोट करिए, बिकॉज़ यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरा सोचना ये है कि अगर आपकी बेसिक स्टडी अच्छी है और आप 5 से 6 साल के पेपर अच्छे से सॉल्व करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, और आप एट एग्ज़ाम निकालने के कुछ करीब पहुंच जाओगे। तो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी को लेके मैं आपके लिए आ रहा हूँ। तो ये 16 से 30 तक के प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम्स में किस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे समझ में आया, या कोई प्रॉब्लम कम समझ में आई, ये हमसे आप डिस्कस करिएगा। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।